तो इन खबरों से जुड़े हर अपडेट के लिए आप लगातार बने रहिएगा एबीपी न्यूज के साथ। देखिए, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत के निधन को लेकर पूरे देश में शोक की लहर है। एक दिन पहले हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत समेत 13 लोगों की जान चली गई। आज शाम उन सभी 13 लोगों के पार्थिव शरीर को विशेष विमान से दिल्ली लाया जाएगा। उत्तराखंड में 3 दिन के राजकीय शोक का ऐलान किया गया है। बुधवार को जिस वक्त ये मनहूस खबर आई, तभी से हर किसी का मन उदास है। देश में एक शोक की लहर है। जनरल बिपिन रावत का पार्थिव शरीर आज दिल्ली लाया जाएगा। हादसे में मारे गए सभी 13 लोगों के शव आज शाम दिल्ली लाए जाएंगे। एक विशेष विमान से सभी के शव तमिलनाडु से दिल्ली लाए जाएंगे। खबर है कि जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी का अंतिम संस्कार 10 दिसंबर को दिल्ली कैंट में किया जाएगा। शुक्रवार को उनके आवास पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक लोगों के अंतिम दर्शन के लिए रखा जाएगा। उनकी अंतिम यात्रा कामराज मार्ग से शुरू होकर दिल्ली कैंट के शमशान घाट तक जाएगी। दिल्ली में श्रद्धांजलि सभा होगी, जिसमें प्रधानमंत्री मोदी शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज वेलिंगटन आर्मी हॉस्पिटल पहुंचेंगे। वेलिंगटन के मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में जनरल रावत समेत हादसे में मारे गए सभी लोगों को अंतिम विदाई भी दी जाएगी। मद्रास रेजिमेंटल सेंटर में एयरफोर्स चीफ के अलावा तमिलनाडु के राज्यपाल और मुख्यमंत्री इस हादसे में जान गंवाने वालों को श्रद्धांजलि देंगे। इससे पहले तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एम.के. स्टालिन बुधवार को मद्रास रेजिमेंटल सेंटर पहुंचे और सैन्य अधिकारियों के साथ बैठक की। इस हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुलिका रावत के अलावा जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है, उनमें ब्रिगेडियर एल.एस. लिड्डर, लेफ्टिनेंट कर्नल हरजिंदर सिंह, नायक गुरसेवक सिंह, नायक जितेंद्र कुमार, लांस नायक विवेक कुमार, लांस नायक बीसाई तेजा, हवलदार सतपाल राय शामिल हैं। जनरल बिपिन रावत उत्तराखंड के पौड़ी के मूल निवासी थे। उनके निधन पर उत्तराखंड में 3 दिन का राजकीय शोक घोषित किया गया है। जनरल रावत के गांव के आसपास के इलाके में मातम छाया हुआ है। उनका देश के लिए जो योगदान है उनका, वैसे हमारे यहाँ के उत्तराखंड के ही हैं रहने वाले, वो गढ़वाल के रहने वाले हैं, और उनका देश के लिए जो योगदान है वो तो हमेशा याद रखा जाएगा। रावत समेत सभी 13 लोगों की मौत पर आज उत्तराखंड विधानसभा में शोक व्यक्त किया जाएगा, जिसके बाद सदन को पूरे दिन के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। कि हम लोग बहुत दुखी हैं और हम लोग जो हमारा सदन कल चलने वाला है उसको भी हम लोग उनको श्रद्धांजलि देने के बाद स्थगित कर रहे हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का आज मुंबई राजभवन में होने वाला कार्यक्रम रद्द हो गया है। यूपी विधानसभा के सामने जनेश्वर मिश्रा पार्क में प्रस्तावित स्वर्णिम विजय वर्ष समारोह को रद्द किया गया है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने फैसला किया है कि वो आज अपना जन्मदिन नहीं मनाएंगी। देश की आम जनता के मन में भी उन जांबाजों के निधन पर दुख है, जिन्होंने हमेशा देश की सेवा की और एक हादसे की वजह से उन्हें अपनी जान गंवानी पड़ी। तमिलनाडु के कुन्नूर में जो हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ है, उसमें 14 लोग सवार थे। सीडीएस बिपिन रावत समेत 13 लोगों की मौत की पुष्टि हो गई, लेकिन एक शख्स इस भयंकर हादसे के बावजूद मौत को मात देने में कामयाब रहे। ये हैं ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह। कुन्नूर हेलीकॉप्टर हादसे में जीवित बचने वाले एकमात्र शख्स वरुण सिंह सीडीएस बिपिन रावत के साथ उसी MI-17 V5 हेलीकॉप्टर में सवार थे, जिसने कल दोपहर तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन के मिलिट्री कॉलेज के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन बीच रास्ते में अनहोनी हो गई। वायुसेना का ये वीर सिपाही इस वक्त जिंदगी की जंग लड़ रहा है। वरुण को कई गंभीर चोटें आई हैं और जिस्म बुरी तरह जल गया है। वायुसेना ने ट्वीट कर ये जानकारी दी है। डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज के डायरेक्टिंग स्टाफ ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह का इस वक्त वेलिंगटन के मिलिट्री अस्पताल में उपचार चल रहा है। पूरा देश इस वक्त वरुण की सलामती की दुआएं मांग रहा है। उत्तर प्रदेश के देवरिया जिले के खोरमा गांव के रहने वाले वरुण कांग्रेस नेता और प्रवक्ता अखिलेश प्रताप सिंह के भतीजे हैं। इनके पिता भी सेना में कर्नल रह चुके हैं। कुन्नूर के हेलीकॉप्टर हादसे में जो इकलौते सर्वाइवर हैं वो हैं विंग कमांडर वरुण सिंह। वरुण सिंह के पिता कर्नल केपी सिंह भोपाल के इस अपार्टमेंट में रहते हैं, जिसको सन सिटी का इनर कोर्ट कहा जाता है। आप देख सकते हैं 503 कर्नल केपी सिंह उनका नाम है, और ये विंग कमांडर
वरुण सिंह के पिताजी हैं, जो यहाँ पे तकरीबन 2006 से रह रहे हैं। इस वक्त वो यहाँ पे नहीं है, वो उनकी पत्नी अपने छोटे बेटे के पास मुंबई गए हुए हैं। इसी साल 15 अगस्त को इन्हें राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शौर्य चक्र से सम्मानित किया था। वरुण को ये सम्मान अदम्य साहस और सूझबूझ से एक बड़े विमान हादसे को टालने के लिए दिया गया था। वायुसेना के मुताबिक 12 अक्टूबर 2020 को वरुण लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट तेजस के साथ उड़ान पर थे। लगभग 10,000 फीट की ऊंचाई पर पहुंचते ही विमान का फ्लाइट कंट्रोल सिस्टम खराब हो गया, लेकिन वरुण ने आपदा के समय धैर्य नहीं खोया। इन्होंने असाधारण कौशल का परिचय देते हुए आबादी से दूर ले जाकर विमान की सफल लैंडिंग कराई। इससे न केवल कई लोगों की जान बच गई, बल्कि विमान भी बर्बाद होने से बच गया। वरुण के इसी जाबाजी के बाद तेजस विमान में कई सुधार किए गए और आज ये विमान आत्मनिर्भर भारत की पहचान बन गया है। कन्नूर में हुए जिस हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल बिपिन रावत और उनकी पत्नी मधुरिका रावत समेत 13 लोगों की मौत हुई, उसे लेकर आज देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान दे सकते हैं। राजनाथ सिंह के बयान पर पूरे देश की नजर है। भारत के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत की मौत कैसे हुई? इस हेलीकॉप्टर क्रैश की वजह क्या है? हर किसी के मन में इस वक्त यही सवाल कौंध रहा है। माना जा रहा है कि देश की संसद में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह के बयान में इसका जवाब मिल सकता है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में इसे लेकर बयान देंगे। संसद के दोनों सदनों में इसे लेकर रक्षा मंत्री अपनी बात रखेंगे। इससे पहले बुधवार को भी इस बात पर चर्चा हो रही थी कि राजनाथ सिंह इसे लेकर संसद में बयान देंगे, लेकिन फिर खबर आई कि राजनाथ सिंह पहले जनरल बिपिन रावत के आवास पर जा रहे हैं। ये तस्वीर उस वक्त की है जब बुधवार को राजनाथ सिंह दिल्ली में जनरल बिपिन रावत के घर पर गए थे। शाम को सुरक्षा मामलों की कैबिनेट कमेटी की बैठक हुई। सीसीएस की इस बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा गृह मंत्री अमित शाह, विदेश मंत्री एस जयशंकर, एनएसए अजीत डोभाल, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण मौजूद थे। इसके अलावा पीएम के प्रधान सचिव पीके मिश्रा, कैबिनेट सचिव राजीव गाबा और रक्षा सचिव अजय कुमार भी इस बैठक में शामिल थे। सूत्रों के मुताबिक बैठक में हेलीकॉप्टर क्रैश में जान गंवाने वालों के लिए 2 मिनट का मौन रखकर श्रद्धांजलि दी गई। जनरल बिपिन रावत की मौत ऐसे वक्त में हुई है जब देश चीन और पाकिस्तान से लड़ रहा है। इसीलिए सूत्र कहते हैं कि बैठक में आगे की कार्य योजना और नए सीडीएस के चयन को लेकर चर्चा हुई। लेकिन बड़ा सवाल अभी तक बना हुआ है कि आखिरकार कुन्नूर हादसे की असल वजह क्या है। सूत्रों के मुताबिक इसे लेकर आज सरकार की तरफ से जो बयान सामने आएगा, उसमें कई सवालों के जवाब मिल सकते हैं। हिंदुस्तान के सबसे बड़े सैन्य अफसर के हेलीकॉप्टर क्रैश ने सवालों का भी पिटारा खोल दिया है। अब सवाल ये कि क्या ये क्रैश एक हादसा है या फिर कोई साजिश? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि सेना के ही कुछ बड़े पूर्व अफसर, जिन्हें इस इलाके में काम करने का अनुभव रहा है, वो साजिश की भी जांच कराने की लगातार मांग कर रहे हैं। देश के सबसे बड़े सैन्य अफसर का हेलीकॉप्टर क्रैश होना सिर्फ हादसा ही है या फिर इसके पीछे कोई बड़ी साजिश है? ये सवाल अब उठना शुरू हो चुके हैं, क्योंकि जैसे जैसे हादसे से जुड़ी जानकारी सामने आ रही है, साजिश को लेकर भी सवाल उठना शुरू हो चुके हैं। और टेक्निकली सबसे साउंड, सबसे एडवांस हेलीकॉप्टर है और मुझे नहीं लगता कोई इस हेलीकॉप्टर में नुक्स होगा। उस एरिया में इतने सारे आतंकी भी उस जमाने में थे, आज भी है मदर की, और ऐसे स्थिति में डिफेंस चीफ का वहाँ हादसा होना ये हत्या का बराबर है, और इसलिए इसकी डिटेल इंक्वायरी होना चाहिए। एनआईए जैसे एजेंसीज ने आज से इंक्वायरी शुरू करनी चाहिए। रिटायर्ड ब्रिगेडियर सुधीर सावंत की साजिश वाली थियरी को मौका वारदात पर मौजूद चश्मदीदों के बयान से और वजन मिलता है। हादसे पर चश्मदीद ने बयान दिया, हेलीकॉप्टर में आग हवा में लगी, फिर वो जमीन पर गिरा। इस चश्मदीद के दावे के मुताबिक अगर हेलीकॉप्टर में आग हवा में ही लग चुकी थी
तो मतलब इसका यही हुआ कि हेलीकॉप्टर हवा में ही दुर्घटना का शिकार हो चुका था। ऐसे में दो सवाल उठते हैं, क्या हवा में ही हेलीकॉप्टर पर किसी चीज से हमला किया गया या फिर हवा में ही हेलीकॉप्टर में कोई खराबी आई? जानकारों के मुताबिक जब भी कोई वीआईपी उड़ान भरता है तो उससे पहले तकनीकी और सुरक्षा दोनों ही लिहाज से जांच की जाती है। MI-17 बेहद आधुनिक हेलीकॉप्टर है, ऐसे में हवा में खराबी आने की संभावना लगभग ना के बराबर है। लेकिन हादसे में CDS शहीद हुए हैं, इसीलिए हर पहलू की जांच जरूरी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम होती है तो उसमें ग्लाइड करने की कोई क्षमता नहीं होती है हेलीकॉप्टर में, तो इसीलिए ये थोड़ा ज़्यादा खतरनाक ये बन जाता है हवाई उड़ानों के लिए। और जो इसीलिए इन हेलीकॉप्टरों में ज़्यादातर सेफ्टी के लिए उनको ट्विन इंजन हेलीकॉप्टर जो जितने भी VIP वगैरह हैं उनके लिए इस्तेमाल किया जाता है। जनरल बिपिन रावत, चीफ ऑफ द आर्मी स्टाफ। जनरल बिपिन रावत की शहादत को साजिश से इसलिए भी जोड़ा जा रहा है क्योंकि जनरल रावत देश के दुश्मनों की निगाह में काफी दिनों से खटक रहे थे और वो आतंक के खिलाफ कई बड़े ऑपरेशंस के नायक थे। 2015 में म्यांमार सीमा में हुई सर्जिकल स्ट्राइक के नायक जनरल रावत ही थे। फिर 2016 में जब POK में सर्जिकल स्ट्राइक हुई उस वक्त वो आर्मी चीफ थे और उस सर्जिकल स्ट्राइक के प्लानर भी थे। यही वजह थी कि आतंकी जनरल रावत के नाम से कांपते थे और उन्हें पनाह देने वालों को भी सबक सिखाने में सर्जिकल स्ट्राइक की चेतावनी दिया करते थे। देश किन आदमियों के स्टैंप निकालता है? क्या वो दिखाना चाहते हैं कि ये जो आतंकवादी हैं ये फ्रीडम फाइटर्स हैं? मेरे ख्याल में पाकिस्तान को बहुत गलतफहमी है कि इस स्टैंप्स के जरिए उनको कुछ हासिल हो पाएगा। जनरल रावत से हमारी सरहद के दोनों दुश्मन कांपते थे। चीन से हुए सीमा विवाद के दौरान उन्होंने चट्टान की तरह मोर्चा संभाला। चीन और पाकिस्तान को वो हमेशा खुलेआम चुनौती देते थे। उनकी ये साफगोई भी दुश्मन को पसंद नहीं आ सकती है। पाकिस्तान की किसी भी उकसाने वाली कार्रवाई का हम हमेशा मुंह तोड़ जवाब देते रहेंगे। अगर हमें मजबूर किया गया तब हम अपनी सैन्य कार्रवाई के दर्जे को बढ़ाकर अन्य कार्रवाई भी कर सकते हैं। हम इन राष्ट्र विरोधी तत्वों को किसी भी कीमत पर सफल नहीं होने देंगे। China's attempt to change the status quo on the line of actual control along the northern border amidst COVID-19 pandemic necessitates high levels of preparation on land, sea and in the air. As the Chief of Defence Staff, I am fully confident that the Indian Armed Forces will leave no stone unturned to safeguard our frontier, be it at land, in the air or in the ocean. तो इस हादसे ने बहुत सारे सवालों को अपने पीछे छोड़ दिया है। नूर में हुए हादसे ने कई तरह के सवालों को जन्म दे दिया है। फिलहाल आपको एबीपी न्यूज़ हर इस हादसे से जुड़ी हुई अहम जानकारी आपसे शेयर कर रहा है। ग्राउंड जीरो पर एबीपी न्यूज़ मौजूद है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें जहां पर यह हादसा हुआ और इसमें CDS जनरल बिपिन रावत, उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की जान चली गई। CDS जनरल रावत, उनकी पत्नी उसी हेलीकॉप्टर में सवार थे जो क्रैश हुआ और हादसे का शिकार हुआ है। उसी जगह की तस्वीरें आप देख रहे हैं। एबीपी न्यूज़ संवाददाता कुन्नूर में ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं। हम सीधे उन्हीं के पास आपको लिए चलते हैं। प्रसन्ना, मेरे सहयोगी मेरे साथ जुड़ गए। प्रसन्ना, तस्वीरें भयानक हैं, परेशान करने वाली हैं और ये हादसा कितना बड़ा रहा ये बताती हैं। आप इस वक्त क्या दिखाएंगे अपने कैमरे से हमें? ये अच्छा जगह है एक्चुअली। ये जो जगह से उड़ा था हेलीकॉप्टर, ये पहाड़ी इलाका है एक्चुअली। इससे आते हुए एक्चुअली ये पहाड़ से पेड़ से टकरा के यहाँ पे आके गिरा है। एक्चुअली हम लोग विजुअल्स दिखा रहे हैं। ये भयानक हादसा है एक्चुअली। इसमें 13 लोगों का जान गया है। यहाँ पे कुछ ऑफिसर्स मौजूद हैं। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स ढूंढने की और जान पड़ताल की कोशिश कर रहे हैं। क्या होगा क्या नहीं है इस पे, तो क्यों ये हादसा हुआ है करके। 5 6 ಗಂಟೆ ವೇಳೆಗೆ ಸೇನಾ ಪಡೆಯ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रसन्ना आपको दिखा रहे हैं लगातार। प्रसन्ना हमारे सहयोगी ये तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको ग्राउंड जीरो से, जिस जगह पर MI-17 V5 हेलीकॉप्टर
क्रैश हुआ था और इसी हादसे में सीडीएस जनरल विपिन रावत, उनकी पत्नी मधुलिका रावत और इसके अलावा तमाम लोगों की जान चली गई। और तस्वीरें आप देख रहे हैं, तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाइए किस कदर भयानक रहा होगा ये हादसा। वो हेलीकॉप्टर जब सुलूर से उड़ा और उसके कुछ मिनट के बाद ही एटीएस से उसका संपर्क टूट गया और अचानक हेलीकॉप्टर इस जगह पर आकर गिरा, जो वहां पर आसपास ये पूरा टी गार्डन का इलाका है और नीलगिरी रेंज है और उसी के बीच में ये टी गार्डन का इलाका है जहां पर वो हेलीकॉप्टर आकर गिरा। और जो तमाम लोग वहां पर बागान में काम करने वाले लोग होते हैं जो वहां आसपास थे, उन्होंने किसी तरह से आग को बुझाने की कोशिश की, लेकिन इतनी भयानक आग थी कि उसने सब की जानों को लील लिया। प्रसन्ना हमारे सहयोगी मौजूद हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, वहां पर सेना के लोग मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है, एयरफोर्स के लोग मौजूद हैं और छानबीन की जा रही है। खास करके फिलहाल ब्लैक बॉक्स को ढूंढने की कोशिश पूरी तरीके से वहां पर जारी है। प्रसन्ना, हमारे सहयोगी आपकी जानकारी के लिए बता दें कि वो वीडियो जर्नलिस्ट हैं, लेकिन वो लोकेशन पर मौजूद है और वहीं से हर जानकारी एबीपी न्यूज के दर्शकों के लिए पहुंचा रहे हैं। प्रसन्ना, बहुत अच्छी तस्वीरें भी आप दिखा रहे हैं, लेकिन जरूरी है कि जानकारी भी आप दें और आप अपने कैमरा को चलाने के साथ साथ हम तक जानकारी भी पहुंचा रहे हैं। क्या हो रहा है वहां पर? जांच तो हो रही है, ब्लैक बॉक्स को लेकर अभी तक कुछ जानकारी मिल पाई? किसी अधिकारी से आपकी कुछ बात हो पाई हो? नहीं, यहाँ पे तो ब्लैक बॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। सभी अधिकारी यहाँ पे मौजूद है। अधिकारी लोग इसी कोशिश पे जुड़े हैं क्योंकि ब्लैक बॉक्स का आखिरी सिग्नल क्या है, क्या नहीं पहुंचा करके, तो इसी पे पड़ताल पे ये लोग कोशिश कर रहे हैं। आप देख सकते हैं विजुअल्स में कितना बुरी तरीके से ये सभी सीट्स वगैरह जला हुआ है और मलबे यहाँ पे पड़े हुए हैं हेलीकॉप्टर का। तो इसी पे ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं अधिकारी लोग। प्रसन्ना, वहां पर और क्योंकि वो पूरा टी गार्डन का इलाका है, बहुत सारे लोग पहुंच गए थे। जैसे ही हादसा हुआ 5-7 मिनट में कुछ लोग पहुंच गए, उन्होंने आग बुझाने की कोशिश शुरू कर दी। जो आसपास रहते हैं लोग, उनमें से किसी से आपकी बात हो पाई? कैसे हुआ हादसा? कोई भी कुछ जानकारी दे पाया हो? देखिए, यहाँ पे चश्मदीद लोगों का कहना है कि ऊपर से ही जब हेलीकॉप्टर गिर रहा था तो तभी आग लग गई थी। तो उसी आग से नीचे गिरने के टाइम पे बड़ा धमाका हुआ, तो उस धमाके की वजह से 20 फीट के ऊपर की आग लग गई थी। वहाँ पे लोग बोल रहे थे कि हम लोग नज़दीक नहीं पहुँच पाए। जैसे आग कम हुआ, हम लोग पानी लेके उसके ऊपर छिड़कने लगे और कुछ चश्मदीद लोगों का कहना है कि कुछ लोग 3 लोगों का हम लोगों ने यहाँ पे शिफ्ट करने के टाइम पे उनकी जान थी। तो यहाँ से थोड़ा ये इलाका थोड़ा दूर पड़ता है, तो वहाँ से चलने के टाइम पे उनका बर्निंग इंजरीज ज़्यादा हुआ था, 80% इंजरीज हो गया था। तो इसीलिए 3 लोगों का जान जा सकती है करके बोले हैं एक्चुअली। जी प्रसन्ना, आप वहां पर मौजूद हैं, तस्वीरें आप दिखा रहे हैं। तस्वीरों के जरिए हम भी इस पूरे टेरेन को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा हमारे दर्शकों के लिए बताइए कि कितना कठिन है वहां से किसी को भी निकाल कर वक्त पर अस्पताल पहुंचाना। और सुलूर से वेलिंगटन जा रहा था हेलीकॉप्टर, रास्ते में ये जगह पड़ी जहां पर ये क्रैश हुआ। तो ये जो पूरा इलाका है, थोड़ा इसके बारे में बताइए, कितनी मुश्किल आई होगी रेस्क्यू में उस दौरान? देखिए, ये बहुत भयानक टर्न है एक्चुअली। ये छोटा रास्ता जाता है ना, इसी से निकाल के उन लोगों को लेके आना पड़ रहा होगा। तो ये हादसा हुआ तो ये छोटा रास्ते से ही उन लोगों को ऊपर पहुंचाने की कोशिश की है। तो इसी दौरान वो लोग हाफ एन आवर लगा होगा उनको निकालने के लिए। तो ये भयानक टेरेन है। तो ये नीलगिरी इलाका पड़ता है, तो यहाँ से विलिंगटन के लिए 10 किलोमीटर की दूरी पे ही है। मगर जहाँ पे ये भयानक टेरेन है, वहाँ से लगभग उनको पहुँचना था सिर्फ 10 किलोमीटर की दूरी पे था, मगर ये हादसा यहाँ पे हो गए हैं। देश के पहले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। अब हम आपको जनरल रावत का आखिरी इंटरव्यू दिखाने जा रहे हैं, जो पिछले साल मई महीने में उन्होंने एबीपी न्यूज के रिपोर्टर विकास भतौरिया को दिया था। जनरल रावत ने पाकिस्तान, चीन और आतंकवाद के सवाल पर खुलकर जवाब दिया। सुनिए। संकट काल में सेना एक अहम रोल प्ले कर रही है और सेना कहां कहां क्या क्या काम कर रही है, इस बारे में बातचीत करने के लिए हमारे साथ जनरल बिपिन रावत मौजूद हैं। तीनों सेनाओं के प्रमुख हैं, उनसे बात करते हैं। मैंने
देखा कि कश्मीर में आतंकवाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ा है और लॉकडाउन के दौरान ये आतंकवाद काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, आतंकी हरकतें बढ़ रही हैं। क्या वजह है? लॉकडाउन में तो सब कुछ लॉक्ड है, ये अनलॉक कैसे हो गए टेररिस्ट? देखिए, आप किसी के ऊपर लॉकडाउन की जो कार्रवाई है वो एक इंडिविजुअल को करनी है। जैसे मैंने कहा, इसमें आपको धैर्य और अनुशासन की ज़रूरत है और यही दो चीज़ें हैं जो कि टेररिस्ट में नहीं है। अनुशासन तो उनमें बिल्कुल भी नहीं है और धैर्य उनमें दिखता नहीं है। तो इसलिए लॉकडाउन की कार्रवाई अगर कोई तोड़ना चाहे तो तोड़ सकता है। यही है कि पुलिस उनको काबू में कर रही है, लेकिन लुक छुप कर कहीं अपनी कार्रवाई करना, मिलना, आप मेडिकल के नाम पे बाहर निकल आएँ, ये बोलें कि मेरे को बहुत ज़रूरी काम है, उसमें जाना है, तो उसमें भी टेररिज्म की एक्टिविटी हो सकती है। लेकिन सेना जो है पूरी तरह से इसके लिए तैयार है और एंटी टेररिज्म और इसके खिलाफ हमारी कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। जनरल साहब, पिछले कुछ दिनों में भारत सरकार से दुनिया के तमाम देशों ने मदद मांगी, हाइड्रोक्लोरोक्विन मांगी, पैरासीटामोल मांगी। तो वायरस के खिलाफ भारत सरकार पूरी दुनिया में मदद कर रही है, लेकिन हमारा पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान वो टेरर वायरस फैला रहा है और कश्मीर को खास तौर पर टारगेट कर रहा है। तो इस वायरस को कैसे काबू करेंगे सर? इसका वैक्सीन कब आएगा? धीरे धीरे करके आएगा। ये कह देना कि ये सारी कार्रवाई ओवरनाइट हो जाएगी। आप देखिए, इस वक्त अगर सेना को सफलता मिल रही है, सेना के साथ जो अन्य फोर्सेस हैं उन सबको अगर सफलता मिल रही है, तो ये इसी कारण से मिल रही है कि धीरे धीरे कश्मीर की जो जनता है, वहाँ की जो आवाम है, उसको समझ में आने लगा है कि इस वायलेंस से, इस टेररिज्म से उन्हें फ़ायदा नहीं होगा। 370 और 35A हटाए जाने के बाद स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है और अगर इस तरह से वहाँ के नागरिकों का, वहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन को, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को अगर इस तरह का सहयोग मिलता रहा तो हमें लगता है कि हम टेररिज्म पर काबू पा सकते हैं। लेकिन ये कह देना कि ओवरनाइट हम इस पर काबू पा लेंगे, ये नहीं होगा, क्योंकि सीमा की पार से लगातार कोशिश रहेगी कि इसको उजागर करके रखें, इसको प्रोत्साहन देते रहें, इसको बढ़ाते रहें। लेकिन ये जब देशवासी हमारे समझ जाएंगे, कश्मीर वासी समझ जाएंगे कि पाकिस्तान उनके साथ नहीं है, उसका मकसद है सिर्फ दहशत फैलाना, तब शायद इसमें हम सफलता प्राप्त कर सकेंगे। हर साल बर्फ़बारी से पहले, बर्फ़बारी के बाद खबरें आती हैं कि लॉन्च पैड पे आतंकी हैं और वो भारत में घुसने की फिराक में हैं। इस बार भी खबरें आ रही हैं। तो अगर ये लॉन्च पैड आइडेंटिफाइड हैं तो क्या फिर से भारत सर्जिकल स्ट्राइक जैसी कार्रवाई कर सकता है कभी भी? देखिए, इसमें मैं टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा, क्योंकि ये चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दायरे में आता है और मैं आपको यकीन दिला सकता हूँ कि उनमें कार्रवाई करने की वो सक्षम है, उनके प्लान्स बने हुए हैं और अगर ज़रूरत पड़ेगी कि फिज़िकल कार्रवाई करनी है, जिस तरह हमने आर्टिलरी द्वारा भी इस पर कार्रवाई करी है, हमें सफलता प्राप्त हुई है। आजकल हमारे पास टेक्नोलॉजी है और इस टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके भी हम इनके जो फॉरवर्ड लॉन्च पैड्स हैं उनको नष्ट कर सकते हैं और हम करने में सफल भी रहे हैं। एक आखिरी सवाल आपसे लूँगा। हंदवाड़ा में हमारे सैनिक शहीद हो गए और बहुत दुख हुआ, पूरा देश सदमे में था। उसके तुरंत बाद पुलवामा में ज़बरदस्त कार्रवाई हुई। क्या ये कार्रवाई आगे भी जारी रहेगी? ढूंढ ढूंढ के शिकार मारे जाएंगे? कोशिश तो सदा यही रहती है कि सबसे पहले टेररिस्ट लीडरशिप का खात्मा किया जाए। इसलिए टेररिस्ट लीडरशिप जो होती है वो हमेशा प्रायोरिटी 1 टारगेट मानी जाती है। इसलिए लीडरशिप को खात्मा करने की जो हमारी कार्रवाई है, ये मैं आपको बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ कि ये कार्रवाई जारी रहेगी। हमारी जो सशस्त्र सेनाएं हैं, हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, इस पर पूरी तरह से जोर देती रहेगी। चलिए अब आपको सीधा लेकर चलते हैं ग्राउंड जीरो पर, जहां कल हेलीकॉप्टर हादसा हुआ जिसमें जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई। इस वक्त वहां एयर चीफ पहुंचे हैं। ग्राउंड जीरो से ये तस्वीरें आपके सामने। वायुसेना प्रमुख इस वक्त वहां पहुंचे हैं तमिलनाडु के कुन्नूर में, जहां ये पूरा हादसा हुआ। ग्राउंड जीरो पर है इस वक्त, वहां तहकीकात चल रही है। हादसा कैसे हुआ, किस वजह से हुआ, वहां से सीधी तस्वीरें आपके सामने। वायुसेना प्रमुख VR चौधरी कुन्नूर पहुंचे हैं। हेलीकॉप्टर क्रैश वाली जगह पर इस वक्त एयर चीफ मौजूद हैं, जायजा ले रहे हैं कल ये पूरा हादसा कैसे हुआ जिसमें जनरल बिपिन रावत की मौत हो गई, साथ ही 13 अन्य
सदस्य जिनकी मौत हुई है उस जगह का जायजा इस वक्त ले रहे हैं चीफ। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं ग्राउंड जीरो से, कुन्नूर से, जहां पर MI-17 हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ जिसमें CDS जनरल विपिन रावत की जान चली गई। और वहां पर इस वक्त वायुसेना प्रमुख VR चौधरी पहुंचे हुए हैं। पूरी टीम लगातार वहां पर पहले से ही छानबीन कर रही है। ब्लैक बॉक्स को भी ढूंढा जा रहा है, पूरे इलाके को एक तरीके से खंगाला जा रहा है और वहां पर जायजा लेने के लिए क्या कुछ अभी तक जांच कहां तक पहुंची है, पूरी जानकारी लेने के लिए खुद वायुसेना प्रमुख VR चौधरी वहां पर पहुंचे हुए हैं। उनके साथ तमाम अधिकारी भी मौजूद हैं। उनको एक एक चीज की जानकारी वहां पर दी जा रही है, सब कुछ बताया जा रहा है। अभी तक चश्मदीदों की तरफ से जो कुछ बताया गया, क्रैश साइट पर क्या कुछ कैसे मिला, इन तमाम चीजों को जोड़कर उनको पूरी जानकारी दी जा रही है। और कल ही रवाना हो गए थे वायुसेना प्रमुख सुलूर के लिए, सुलूर एयरबेस के लिए, और अभी पहुंचे हैं वो क्रैश साइट पर, ग्राउंड जीरो पर, जो कि वेलिंगटन से करीब 10 से 12 किलोमीटर की दूरी पर मौजूद है नीलगिरी रेंजेस में। और वहां पर आप तस्वीरें, हम आपको वहां से सीधी तस्वीरें हमारे सहयोगी प्रसन्ना आप तक पहुंचा रहे हैं, हम आपको दिखा रहे हैं ये तस्वीरें। खुद वायुसेना प्रमुख VR चौधरी वहां पर पहुंचे हुए हैं, एक एक चीज की जानकारी ले रहे हैं कि आखिर यह हादसा हुआ कैसे। क्रैश साइट पर हेलीकॉप्टर का जो मलबा था वो कहां पर मिला, इसके अलावा क्या कुछ और चीजें मिली हैं और दुर्घटना को लेकर क्या और बेहतर जानकारी हो सकती है, इसको समझने की कोशिश भी वहां पर एयर चीफ और उनके साथ मौजूद तमाम अधिकारी कर रहे हैं। क्योंकि लगातार कल से ही इस दुर्घटना के बाद जैसे ही टीमें पहुंची थी, पूरी छानबीन शुरू कर दी गई थी। सबसे पहले लोगों का रेस्क्यू किया गया, जल्द से जल्द उनको अस्पताल पहुंचाने की कोशिश की गई और उसके बाद से ही उस पूरे इलाके के एक एक इंच को खंगालने तलाशने का काम शुरू हो गया था, ताकि दुर्घटना से जुड़ी पूरी जानकारी मिल पाए। हेलीकॉप्टर लैंडिंग के ठीक 5 मिनट पहले क्रैश कैसे हुआ? क्या उड़ान से पहले हेलीकॉप्टर की पूरी जांच की गई थी? अगर जांच हुई तो तकनीकी खराबी पकड़ में क्यों नहीं आई? हादसा तकनीकी खराबी की वजह से हुआ या खराब मौसम के कारण? क्या मौसम अचानक खराब हुआ, पहले से मौसम की जानकारी नहीं थी? सवाल ये भी कि हेलीकॉप्टर में आग कैसे लगी? तो हेलीकॉप्टर हादसे में देश के पहले CDS जनरल बिपिन रावत के निधन पर पूरे देश में इस वक्त शोक की लहर है। जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत इस हादसे में मारे गए सभी 13 लोगों का पार्थिव शरीर आज शाम दिल्ली लाया जा रहा है, लेकिन उससे पहले तमिलनाडु के वेलिंगटन में इस वक्त हलचल नजर आ रही है। तस्वीरें भी लगातार आपको हम दिखा रहे हैं। वेलिंगटन बेस हॉस्पिटल में इस वक्त सभी के पार्थिव शरीर रखे गए हैं। ABP न्यूज रिपोर्टर उस वक्त उसी हॉस्पिटल में मौजूद हैं। इसके अलावा जिस जगह पर यह हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ वहां भी ABP न्यूज संवाददाता प्रसन्ना मौजूद हैं। इसके अलावा इस बड़ी खबर पर हमारे साथ कई और रिपोर्टर भी जुड़ेंगे, लेकिन सबसे पहले हम आपको कुन्नूर में ग्राउंड जीरो से वो एक्सक्लूसिव रिपोर्ट दिखाने जा रहे हैं जहां कल ये हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ था। हम लोग इस वक्त ग्राउंड जीरो पे मौजूद है। आप लोगों को तस्वीर दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये वही जगह है जहाँ पे हेलीकॉप्टर MI-17 गिरा हुआ है। तो आप देख सकते हैं ये यहाँ पे ऑफिसर्स लोग मौजूद है। यहाँ पे ब्लैक बॉक्स की तहकीकात करने की कोशिश कर रहे हैं और जानकारी लेने की कोशिश कर रहे हैं कि हादसे का क्या वजह हो सकता है करके। तो यही जगह था जहाँ पे ये हादसा हुआ है। आप देख सकते हैं कि ऑफिसर्स मौजूद है, यहाँ पे छानबीन कर रहे हैं कि क्या हो सकता है इस हादसे के पीछे, क्या वजह हो सकता है कि इस जगह पे आके हेलीकॉप्टर गिरा है करके। आप देख सकते हैं ये बड़ा टेरेन है एक्चुअली। तो ये नीलगिरी इलाका है एक्चुअली, बहुत ही कठिन रास्ता है एक्चुअली। ये टेरेन पूरा पहाड़ी इलाका है। पहाड़ी इलाके होते हैं ये टेरेन आता है। तो जब वहाँ से उड़ान भरे थे तो इसी पहाड़ी से गुजर के यहाँ से 10 किलोमीटर दूरी पे ही था एक्चुअली वो बिपिन रावत जहाँ पे मौके पे पहुँचने वाले थे, मगर ये हादसा अचानक हो गया। आप लोग देख सकते हैं यही जगह है तो जहाँ पे मलबा पड़ा हुआ है, जहाँ पे ऑफिसर्स ब्लैक बॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं और जान पड़ताल कोशिश कर रहे हैं कि ये हादसा कैसा हुआ।
देखिए, इस वक्त ग्राउंड जीरो से पूरी जानकारी देने के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी प्रसन्ना जुड़े हुए हैं, जो कि कन्नूर में मौजूद हैं ग्राउंड जीरो पर ही। मनोज प्रभाकर हमारे साथी वेलिंगटन मिलिट्री अस्पताल से जुड़े हैं, उनके पास भी चलेंगे। और रविकांत हमारे सहयोगी सीडीएस जनरल बिपिन रावत के घर पर मौजूद हैं दिल्ली में, उनके पास भी चलेंगे। लेकिन सबसे पहले प्रसन्ना का रुख करते हैं, क्योंकि खुद एयर चीफ पहुंचे हुए हैं इस वक्त ग्राउंड जीरो पर जायजा लेने के लिए। प्रसन्ना, क्या कुछ वहां पर हो रहा है? एयर चीफ वहां पर पहुंचे हुए हैं, किस तरीके से उनको जानकारी दी जा रही है, क्या आप देख पा रहे हैं? देखिए, ये विजुअल्स आप एक्सक्लूसिव देख सकते हैं कि एयर चीफ मार्शल पहुंचे हैं घटनास्थल पे, और यहाँ पे ऑफिसर्स बता रहे हैं कि घटनास्थल का क्या हो सकता है वजह, और क्यों इतना टेरेन है यहाँ पे, और ये मिस्ट की वजह से गिरा है, क्या है करके जान पड़ताल कर रहे हैं और ब्लैक बॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं, और एयर चीफ को समझा रहे हैं कि क्या हादसे की वजह हो सकता है करके। और एयर चीफ मार्शल देख रहे हैं कि यहाँ पे मिस कैसे हादसा हुआ करके सभी ऑफिसर्स से जानकारी ले रहे हैं। तो आप विजुअल्स में देख सकते हैं कि ऑफिसर्स मौजूद है घटनास्थल पे और समझा रहे हैं कि हादसा कैसा हुआ है और क्या वजह हो सकता है, और ब्लैक बॉक्स ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं कि लास्ट 8 ईयर से क्या बातचीत हुआ पायलट का करके सभी विषयों के बारे में बातचीत कर रहे हैं। जी प्रसन्ना, आपको मनोज प्रभाकर के पास लेकर चलते हैं, जो वेलिंगटन मिलिट्री अस्पताल से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। मनोज, वहां किस तरह की हलचल है इस वक्त? देखिए, अभी हम इस वक्त वेलिंगटन के मिलिट्री हॉस्पिटल में हैं, जहां भर्ती शरीक को रखा है। 8:30 बजे इनका रीथ लेइंग सेरेमनी होगा। इसमें चीफ ऑफ एयर स्टाफ, फिर तमिलनाडु सीएम MP स्टालिन, फिर चीफ सेक्रेटरी रेनबो, DGP शैलेंद्र बाबू, और सब लोग इधर आ रही है। अन्य ऑफिशियल्स के साथ श्रद्धांजलि देंगे। उसके बाद उनका पार्थिव शरीर को सुलूर एयरबेस को ले जाएंगे और वहाँ से दिल्ली से भेजेगा। ये अभी उनका प्लान है। इधर सब तैयार अभी हो रखा है। We are waiting for the confirmation from army officials also. अभी तक कुछ नहीं शुरू होगा। फिर अगर मिलिट्री ऑफिशियल्स, तमिलनाडु पुलिस और सब इधर जहाँ आएगा, अभी तमिलनाडु पुलिस का कंट्रोल भी वेलिंगटन में हो गया। ठीक है, आप रहिए हमारे साथ, फिर से आपके पास आएंगे। अब रविकांत का रुख कर लेते हैं, क्योंकि रविकांत इस वक्त बिपिन रावत के घर के बाहर से हमारे साथ मौजूद है। रविकांत, आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है? कब तक बिपिन रावत और उनकी पत्नी का पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेगा? कौन कौन अभी वहाँ पहुँचा हुआ है? इससे जुड़ी कोई और इन्फॉर्मेशन? शिरीन, देखिए, आज शाम तक पार्थिव शरीर यहाँ पर पहुँचेंगे और कल उनका अंतिम संस्कार होगा। यहाँ पर उनको उनके घर पर रखा जाएगा। बिपिन रावत के दिल्ली के कामराज मार्ग पर उनका ये घर है, जहाँ हम इस समय मौजूद हैं। और यहाँ पर प्रधानमंत्री की आने की भी संभावना है। जब उनका पार्थिव शरीर आ जाएगा, उसके बाद ये माना जा रहा है कि प्रधानमंत्री भी उनके घर आएंगे अंतिम दर्शन के लिए, और बाकी लोगों को भी अंतिम दर्शन का मौका दिया जाएगा उनके घर पर। उसके बाद कल यहाँ इनका जो पार्थिव शरीर है वो जो डिफेंस का इलाका है वहाँ पर लेके जाया जाएगा, और जो कैंट एरिया है वहाँ पर रखा जाएगा, और अंतिम संस्कार कल किसी समय किया जाएगा। जी रविकांत, आप रहे हैं हमारे साथ। एक बार फिर से आपको ग्राउंड जीरो पर लेकर चलते हैं, जहां पर हमारे सहयोगी प्रसन्ना मौजूद हैं और खुद एयर चीफ वी आर चौधरी वहां पर पहुंचे हुए हैं और एक एक चीज की जानकारी वो ले रहे हैं। प्रसन्ना, तस्वीरें एक बार फिर से दिखाइए, और बड़ी महत्वपूर्ण तस्वीरें इसलिए हो जाती हैं, अपने दर्शकों को हम बता दें, क्योंकि वायुसेना ने कल ही जांच के आदेश दे दिए थे पूरे हादसे की, और अब खुद वायुसेना के चीफ वहां पर पहुंचे हुए हैं पूरी जानकारी लेने के लिए। प्रसन्ना, और भी कुछ टीमें वहां पर पहुंची हैं इस जांच को आगे बढ़ाने के लिए, तमाम चीजों को समझने के लिए कि आखिर ये पूरी दुर्घटना हुई कैसे? हाँ, यहाँ पे बहुत सारे ऑफिसर्स मौजूद हैं। एक्चुअली यहाँ पे देख सकते हैं आप, यहाँ पे एयर चीफ भी मौजूद है और उनको समझा रहे हैं कि क्या हादसे की वजह हो सकता है, और उन लोगों को बता रहे हैं कि क्यों इतना देरी हुआ, यहाँ पे 30 फीट का आग कैसे लगी, और क्यों ये सभी हादसा अचानक हो गया, कि मिस्ट की वजह से हुआ, क्या हुआ करके पूछताछ कर रहे हैं।
आप देख सकते हैं विजुअल्स में कि ये पहाड़ी इलाका है। मिस्ट अभी भी मौजूद है, सुबह के वक्त है और यहाँ पे पहाड़ी इलाका है। देखिए मिस्ट तो बहुत है। तो ये सोलर से होते हैं, यहीं से गुजरा था फ्लाइट, यहाँ पे आके आग लग गई और ऊपर से ये आग लगते हुए यहाँ से हेलीकॉप्टर नीचे गिर गया और यहाँ पे मौके पे अभी एयर चीफ मौजूद है और लोगों से जानकारी ले रहे हैं। प्रसन्ना, अभी वायुसेना चीफ वहीं पर मौजूद हैं? हाँ, यहीं पे मौजूद है। आप विजुअल्स में देख सकते हैं, यहाँ पे सेंटर में मौजूद है। ऑफिसर्स के बीच में बातचीत कर रहे हैं। विजुअल्स में देख सकते हैं कि एयर चीफ से बातचीत कर रहे हैं। जी प्रसन्ना, आप हमारे साथ लगातार बने रहिए। ग्राउंड जीरो से प्रसन्ना हर एक तस्वीर आप तक पहुंचा रहे। सीधा पिंकी राजपुरोहित का रुख करेंगे जो बैंगलोर से इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। पिंकी, क्या कुछ और जानकारी निकल कर आ रही है, क्योंकि ब्लैक बॉक्स की तफ्तीश पे लगातार हो रही है? बिल्कुल ठीक कहा शिखा आपने। फिलहाल जो सबसे बड़ी प्रायोरिटी इंडियन एयरफोर्स के लिए यही है कि ब्लैक बॉक्स जो है उसका पता लगाया जाए, क्योंकि कॉज ऑफ क्रैश जो है उसका मेन रीजन कहीं ना कहीं ब्लैक बॉक्स से जो है इसका क्लू मिल पाएगा। और यही कारण है कि लगातार जो जांच की टीम्स है, सुलू एयरबेस से भी कल हमने देखा था कि ऑफिशियल्स जो है क्रैश साइट पर पहुंचे हुए थे। वेलिंगटन से भी कई ऑफिशियल्स जो है वहां पहुंचे हुए थे। तो ऐसे में प्रायोरिटी फिलहाल यही है कि ब्लैक बॉक्स जो उसका पता लगाया जाए। और इसके अलावा आपको ये भी बता दें कि 8:30 बजे, क्योंकि ये ब्रेथ लेइंग सेरेमनी होगा, उसके बाद जो है पार्थिव शरीर को सुलू एयरबेस ले जाया जाएगा। और इस बीच इन्वेस्टिगेशन जो है कोर्ट ऑफ इंक्वायरी बिठा दी गई है। आपको यहाँ पर यह भी बता दें कि MI-17 V5 हेलीकॉप्टर जो है वो काफी ज्यादा एडवांस हेलीकॉप्टर है और ऑल वेदर माना जाता है। ऐसे में नीलगिरिस में हमने कई बार देखा है कि सुलू एयरबेस से जो है वेलिंगटन तक MI-17 हेलीकॉप्टर जो है फेरी करते रहे हैं। तो ऐसे में कहीं ना कहीं सवाल अब यही है कि आखिर क्या कारण था कि इस तरह से जो है ये क्रैश हो गया, खासतौर पर तब जब CDS खुद उसमें मौजूद थे। और जब ये हेलीकॉप्टर जो है VVIP को अगर लेके जाते तो काफी ज्यादा प्रिकॉशंस और प्रोटोकॉल्स का जो है पालन किया जाता है। ऐसे में कहाँ चूक हो गई, इन तमाम सवालों के जवाब जो है वो इसी ब्लैक बॉक्स के मिलने के बाद ही शायद मिल पाएगा। और यही कारण है कि फिलहाल एयरफोर्स के लिए प्रायोरिटी यही है कि किसी तरह से इस ब्लैक बॉक्स को जो है ढूंढा जाए। जी बिल्कुल, प्रायोरिटी यही है ताकि वजह क्या रही आखिर इस हादसे के पीछे, इसका खुलासा हो सके। हमारे साथ रहिए आप पिंकी। अब मैं सीधे रुख करूंगी नीरज राजपूत का, रक्षा मंत्रालय से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए। नीरज, आज निगाह रक्षा मंत्री पर भी होगी क्योंकि संसद में आज वो बयान देंगे इस हादसे से जुड़ा हुआ। बिल्कुल ठीक कहा आपने। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज संसद में बयान देंगे, दोनों ही सदनों में देंगे, राज्यसभा में भी देंगे और लोकसभा में भी देंगे और पूरी विस्तृत जानकारी देंगे कि किस तरह से ये घटनाक्रम हुआ है, किस तरह से चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जो कि वेलिंगटन जा रहे थे लेक्चर देने के लिए, सेमिनार में हिस्सा लेने के लिए, उनका जो हेलीकॉप्टर था MI-17 V5 हेलीकॉप्टर किस तरह से किन परिस्थितियों में क्रैश हुआ, क्या कारण हो सकता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पुराना हेलीकॉप्टर नहीं है। वर्ष 2008 में ही इस हेलीकॉप्टर का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था। 80 ऐसे हेलीकॉप्टर्स का कॉन्ट्रैक्ट किया गया था रशिया के साथ। बेहद मजबूत इस हेलीकॉप्टर को माना जाता है। लेकिन वर्ष 2013 में भी जब केदारनाथ त्रासदी आई थी तब भी एक MI-17 हेलीकॉप्टर केदारनाथ के पास क्रैश हुआ था, जिसमें 13 जो था ITBP NDRF के जो जवान थे उनकी शहादत हुई थी और साथ ही जो क्रू मेंबर्स थे। लेकिन ये माना जाता है कि ऑल वेदर ये हेलीकॉप्टर है, तो किन कारणों से ये क्रैश हुआ है इसके लिए बारे में भी हो सकता है रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह संसद में बयान देंगे और साथ ही बताएंगे कि किस तरह से जो मोर्टल रिमेन्स हैं, जो पार्थिव शरीर हैं, वो दिल्ली आएंगे और उसके बाद उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। जी नीरज, आप रहिए हमारे साथ। एक बार फिर से वेलिंगटन का रुख करते हैं जहां पर हमारे सहयोगी प्रभाकर जुड़े हुए हैं हमारे साथ और जहां पर सभी पार्थिव शरीर को रखा गया है उनके पास सीधा चलते हैं। प्रभाकर, मुझे एक बात बताइए, कब वहां पर श्रद्धांजलि के बाद तमाम पार्थिव शरीर जो है उनको रवाना किया जाएगा? पहले तो जिस तरह से आपने कहा था सुलूर लाया जाएगा और सुलूर से फिर दिल्ली पहुंचाया जाएगा, कौन कौन से लोग पहुंचेंगे और अभी कितना वक्त और लगना है वहां पर? हमारे पास इन्फॉर्मेशन है, अब वो 10 बजे इधर से सुलूर एयरबेस पहुंच जाएगी। उसके बाद उनका शरीर उनका घर का सीधा पहुंच जाएगी। तमिलनाडु गवर्नमेंट वो अभी उसका प्रिपरेशन अभी तैयार कर रहे हैं अलॉन्ग विथ एयरफोर्स ऑफिशियल्स के साथ। हम अभी इधर
वायुसेना का चीफ चौधरी साहब वो ही अभी इधर पहुंच गया। वो अभी सब प्रिपरेशन वो अभी मॉनिटर कर रहा है। इसके पहले तमिलनाडु गवर्नमेंट अगर इधर वेलिंगटन मिलिट्री कॉलेज ऑफिशियल वो दोनों वो साथ अभी military vehicles, other flowers and other things they are getting ready. We are expecting that by 10 o'clock in the morning they will take all bodies from here to Sulur Air Base. Meanwhile, दूसरा एक एयरफोर्स ऑफिशियल है वरुण सिंह, वो अभी हॉस्पिटल में हूँ, उनका हेल्थ थोड़ा रिकवर आ रही है। हमारे पास एक इन्फॉर्मेशन है दैट ही इंजर्ड 80%, so doctors are treating him. That is the update we have, and after that there is Tamil Nadu governor, he is in Delhi, so he couldn't come, but we are expecting some other officials from the central government to Wellington Military Hospital. They will reach by 9 o'clock. After that they उनका शरीर का अंजलि हो जाएगी। जी प्रभाकर, आप रहिए वहीं पर, लगातार आपके साथ जुड़ेंगे, अपडेट देते रहेंगे। प्रभाकर बहुत अहम जानकारी दे रहे थे। देखिए साहब, उन्होंने ये भी बताया कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं वो अभी दिल्ली में है, इसलिए वो वहाँ नहीं पहुँच पाएंगे श्रद्धांजलि देने के लिए, लेकिन तमाम लोग, मुख्यमंत्री भी पहुँच सकते हैं वहाँ पर, डीजीपी मौजूद रहेंगे, इसके अलावा सेना और वायुसेना के तमाम अधिकारी होंगे। और इस बीच सबसे अहम बात ये कि वरुण सिंह को लेकर के उनकी तबीयत में थोड़ा सुधार दिखाई दे रहा है। हालांकि वो 80% बताए जा रहे हैं कि वो प्रभावित हुए हैं इस हादसे में, लेकिन फिर भी सुधार दिख रहा है। ये एक अच्छी खबर है और पूरा देश प्रार्थना कर रहा है उनकी जल्द से जल्द ठीक होने की। और एक बार रुक कर लेते हैं फिर से हम ग्राउंड जीरो का, जहां पर ये पूरा हादसा हुआ। वहां पर हमारे सहयोगी प्रसन्ना लगातार मौजूद हैं, वायुसेना चीफ वहां पर पहुंचे हुए जायजा लेने के लिए। प्रसन्ना, तस्वीरें दिखाते रहिए और ये भी बताइए कि जो वहां पर चश्मदीद थे उनकी तरफ से कुछ और बताया गया है, कुछ वो बता पाए कि किसी ने देखा हो हेलीकॉप्टर को आते हुए और किस तरह से आग लगी या पहले से आग लगी हुई थी? नहीं, यहाँ पे चश्मदीद लोगों का कहना है कि पहले से ही आग लगी थी। जैसे वो फ्लाइट वहाँ से नीचे आने की कोशिश कर रहा था लैंडिंग की वजह से, तो यहाँ पे बहुत सारा मिस्ट था। मिस्ट की वजह से वो रास्ता नहीं समझ में आया, तो इसलिए वो लैंड करने की कोशिश कर रहे थे, तभी से आग लग गई। क्योंकि पेड़ यहाँ पे बहुत है, तो इसीलिए यहाँ पे लग के आग नीचे फ्लाइट गिर गया। तो यहाँ पे चश्मदीद लोगों का कहना है कि जैसे यहाँ पे नीचे गिरा, बड़ा धमाका हो गया और धमाके की वजह से यहाँ पे 30 फुट के ऊपर से आग लगी थी। तो वो लोग उस घटना स्थल पे पहुँचे तो 30 फुट का आग लगी थी और सभी लोग आग को बुझाने की कोशिश किया। आग बुझने के बाद उन लोगों ने नज़दीक जाके यहाँ पे लोगों को बचाने की कोशिश किया। जब वो लोग बचाए, 3 लोगों को बचाए थे, तो बचा के उन लोगों को हॉस्पिटल पहुंचाए। जी प्रसन्न, आप लगातार हम तक तस्वीरें पहुंचाते रहिए। एयर चीफ इस वक्त वहां ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और पल पल की तस्वीरें एबीपी न्यूज आपको सबसे पहले दिखा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का। पल पल की तस्वीरें, हर एक अपडेट आपको मिलेगा एबीपी न्यूज पर। एबीपी न्यूज पर नमस्ते भारत देख रहे हैं आप। तो देखिए, इस हादसे के बाद कई सवाल खड़े हो गए हैं और जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद सबसे बड़ा सवाल ये है कि देश का अब अगला सीडीएस कौन होगा। माना यह जा रहा है कि इस पद के लिए जनरल एमएम नरवणे की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही है। ये है देश के मौजूदा आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे। जनरल नरवणे के बारे में कहा जाता है कि उन्हें कश्मीर और पूर्वोत्तर भारत में काउंटर इमरजेंसी ऑपरेशंस का जबरदस्त अनुभव है। जनरल बिपिन रावत के निधन के बाद चीफ ऑफ डिफेंस यानी सीडीएस पद के लिए जनरल एमएम नरवणे की दावेदारी सबसे मजबूत दिख रही है। सेना के तीनों अंगों के प्रमुखों की बात करें तो इस वक्त जनरल नरवणे 31 दिसंबर 2019 को आर्मी चीफ बने। एयर चीफ मार्शल वीआर चौधरी ने 30 सितंबर 2021 को पद संभाला। एडमिरल हरि कुमार ने 30 नवंबर 2021 को नेवी चीफ की जिम्मेदारी संभाली। थल सेना प्रमुख जनरल नरवणे और वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल विवेक चौधरी में देखा जाए तो वरिष्ठता का अनुभव जनरल नरवणे के पास है।
यानी जनरल नरवणे की दावेदारी सबसे पुख्ता लगती है। जनरल एमएम नरवणे 60 साल के हो चुके हैं। उन्हें जनरल बिपिन रावत के बाद सेना का प्रमुख नियुक्त किया गया था। इससे पहले वो सेना के उत्तरी कमांड के प्रमुख थे। सेना में अपने 4 दशक के कार्यकाल में नरवणे ने कई चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों को संभाला है। उन्होंने कश्मीर से लेकर नॉर्थ ईस्ट राज्यों में आतंकी गतिविधियों को रोकने में अहम भूमिका निभाई है। नरवणे श्रीलंका में 1987 के दौरान चलाए गए ऑपरेशन में पीस कीपिंग फोर्स का हिस्सा रह चुके हैं। उन्हें मिलिट्री वॉरफेयर का बहुत अच्छा जानकार कहा जाता है। सेना के 3 अंगों के प्रमुखों में सबसे वरिष्ठ व्यक्ति सीडीएस होता है। देश में सीडीएस का पद 2019 में बनाया गया था। 15 अगस्त 2019 को पीएम मोदी ने इसका ऐलान किया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद काफी अहम है। सीडीएस रक्षा मंत्री के प्रमुख सैन्य सलाहकार के रूप में काम करते हैं। तीनों सेनाओं में तालमेल बनाना उसकी जिम्मेदारी है। युद्ध की नौबत आने पर रणनीति तैयार करने में सबसे बड़ी भूमिका सीडीएस की होती है। परमाणु बटन दबाने पर अगर प्रधानमंत्री को कभी कोई फैसला लेना पड़े तो वो सीडीएस की सलाह पर ही करेंगे। तो देश ने अपना पहला सीडीएस खो दिया है, सेना का सर्वोच्च अधिकारी खो दिया है, तो एक जाबाज और बहादुर देशभक्त को भी खो दिया। जनरल बिपिन रावत से ही सीडीएस पद की शुरुआत हुई और उन्होंने इस पद की भूमिका को बखूबी निभाया। करीब 2 सालों तक वो पद पर रहे और देश की सुरक्षा के लिए अपनी मजबूत इच्छा शक्ति दिखाई। सशस्त्र सेना की जरूरतों के मुताबिक प्लानिंग से लेकर दुश्मन देशों को आक्रामक अंदाज में जवाब देने तक हर काम को बखूबी अंजाम दिया। जो भारतवासियों को जल, थल और नभ हर जगह सुरक्षा की गारंटी देता था। As the Chief of Defence Staff, I am fully confident that the Indian Armed Forces will leave no stone unturned to safeguard our frontiers, be it at land, in the air or in the ocean. जो ताकतवर होते दुश्मन चीन को चुनौती देने में कभी नहीं डरा। China's attempt to change the status quo on the line of actual control along the northern border amidst COVID-19 pandemic necessitates high levels of preparation on land, sea and in the air. देश की सुरक्षा और दुश्मनों को आक्रामक अंदाज में जवाब देने वाले सबसे बड़े सैन्य अधिकारी को भारत ने खो दिया है। भारत 2 दिशाओं से दुश्मनों से घिरा है, लेकिन हाल के बरसों में जब भी चीन और पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ साजिश रची, जनरल बिपिन रावत ने पूरी हिम्मत से जवाब दिया। 2 टूक बता दिया कि भारत 2 फ्रंट वॉर के लिए भी तैयार है और जनरल रावत ने न सिर्फ बयान दिया बल्कि वो लगातार बतौर सीडीएस भारत को 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार करने की कोशिशों में जुटे रहे। चाहे वो जमीनी सेना के लिए साजो सामान का मसला हो या फिर वायुसेना के लिए नए विमानों और हथियारों का। गलवान की घटना के बाद पिछले 1.5 साल से लद्दाख में एलएसी पर चीन के साथ तनाव जारी है। चीन जैसा चालबाज दुश्मन हथियारों की धौस के साथ साथ माइंड गेम में भी माहिर है। जनरल रावत ने मिलिट्री के मोर्चे पर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करने की चीन की हर कोशिश को करारा झटका दिया। साल 2020 में माहौल गरमाने के बाद लद्दाख में पेंगोंग झील के इलाके में भारतीय वायुसेना को तैनात किया गया। एलएसी के ऊपर आधुनिक लड़ाकू विमानों से निगरानी बढ़ाई गई। जमीन, आसमान और समंदर में सेना के बीच कोऑर्डिनेशन बनाया। एलएसी को बदलने के चीन के मंसूबों को कामयाब नहीं होने दिया। सैन्य मोर्चे पर तैयारी और तैनाती के साथ साथ जनरल बिपिन रावत ने बातचीत को भी तरजीह दी। भारत चीन के बीच कई दौर की बातचीत भी हुई, लेकिन मौका मिलने पर उन्होंने चीन की विस्तारवादी सोच पर करारा वार भी किया। China's attempt to change the status quo on the line of actual control along the northern border amidst COVID-19 pandemic necessitates high levels of preparation on land, sea and in the air. इसी साल अक्टूबर में जनरल बिपिन रावत ने चीन की विस्तारवादी नीति और चीन पाकिस्तान गठजोड़ को पूरे दक्षिण एशिया के लिए खतरा बताया था। There is a proxy war being played. They will try and perpetrate an action that causes fear amongst the people. Our thing is to
bring back confidence in the people. जनरल बिपिन रावत ने देश के पहले सीडीएस बनने का गौरव भी हासिल किया। 31 दिसंबर 2019 को जनरल बिपिन रावत देश के पहले सीडीएस नियुक्त किए गए थे, जिसका ऐलान खुद प्रधानमंत्री ने 15 अगस्त को लाल किले की प्राचीर से किया था। चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ सीडीएस इसकी व्यवस्था करेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।